वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व युग का अध्ययन करेंगे। इसमें जैसा कि आप जानते हैं 5 चैप्टर है, तो हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका अध्ययन करेंगे कि कैसे एक आदर्शवादी स्वप्न से साम्राज्यवाद के अंधकार तक की ये यात्रा साबित हुई। 1848 का कल्पना आदर्श, जिसे कि इंग्लिश में यूटोपिया कहते हैं, एक नया सवेरा। इसमें एक स्वतंत्रता की देवी एक हाथ में गांधी की मसाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र लिए हुए हैं। यहाँ पे जो है ईश्वरीय आशीर्वाद दर्शाया गया है, यानी ईसा मसीह, संत और फरिश्ते दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दृष्टि जमाया हुआ है। यहाँ पे राष्ट्रों का जुलूस निकल रहा है, एक बहुत बड़ी लाइन है। राष्ट्रों का जुलूस अमेरिका और स्विट्जरलैंड जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि ये पहले ही लोकतांत्रिक राज्य बन चुके हैं। उनके पीछे फ्रांस क्रांतिकारी तिरंगा और जर्मनी काला और लाल सुनहरा झंडा है। ये निरंकुशवाद का अंत इसमें दिखाया गया है कि जमीन पर बिखरे हुए निरंकुशवाद संस्थानों के दोस्त, यानी जो भी निरंकुशवादी संस्थान थे काल तक थी, इसमें उनके अवशेष दिखाए गए हैं। बेसिकली इसमें दिखाने की ये कोशिश की गई है कि निरंकुशशाही का अंत हो गया है और इसमें लोकतंत्र का उदय हुआ है और मानव अधिकारों की घोषणा की गई है। आइए राष्ट्र की परिभाषा देखते हैं कि अर्नेस्ट रेनन 1882 में उन्होंने राष्ट्र की क्या परिभाषा दी कि राष्ट्र क्या होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन ने सोरबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में इस विचार को खारिज किया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी उन्होंने सोरबोन विश्वविद्यालय में एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने राष्ट्र की परिभाषा, इस परिभाषा को खारिज कर दिया, केवल समान भाषा, समान नस्ल, धर्म या क्षेत्र से ही राष्ट्र बनता है। तो उन्होंने क्या परिभाषा दी राष्ट्र की कि एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यानी एक राष्ट्र बहुत लंबे इतिहास में लंबे प्रयासों से त्याग किया हो और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अतीत में समान गौरव का होना, यानी वहाँ के लोगों के अतीत जो है वो समान रूप से गौरवशाली हो। वर्तमान में एक समान इच्छा हो, सभी निवासियों की एक समान इच्छा हो, संकल्प हो तथा साथ मिलकर महान काम करना, यानी साथ मिलकर महान काम करने का संकल्प हो। यह एक जन समूह होने की जरूरी शर्त है। यानी एक जन समूह होने की जरूरी शर्त ये है कि उनका समान अतीत गौरव हो, वर्तमान में समान इच्छा हो, संकल्प शक्ति और साथ मिलकर महान कार्य करने की इच्छा हो। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक लार्ज स्केल सॉलिडरिटी है। इसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है, अर्थात हर दिन जब जनता अपने साझे लक्ष्यों के लिए साथ मिलकर काम करती है, महान कार्यों के लिए, वही राष्ट्र है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, उसके बारे में पढ़ते हैं। इस संप्रभुता का राजतंत्र से नागरिकों के हाथों में हस्तांतरण, की जो संप्रभुता थी वो राजतंत्र से नागरिकों के हाथों में आ गई। सबसे पहले विचार कहाँ से आया कि पितृभूमि से ला पेट्री फ्रांस में कहते हैं और नागरिक ले सिटियन के विचारों का बल। एक समान संविधान के तहत समान अधिकार, यानी एक समान संविधान होगा जिसके तहत सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे, तथा एक समान भूमि जिसे पितृभूमि कहते हैं और नागरिक होंगे। इस क्रांति का प्रतीक जो है वो पुराना राजध्वज हटाकर नया फ्रांसीसी तिरंगा चुना गया। यानी इसके प्रतीक के तौर पर पुराने राजध्वज को हटाकर नया तिरंगा चुना गया। इसके तहत स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। जो राज्य की सभा थी उसका नाम जो है स्टेट जनरल से बदलकर नेशनल असेंबली किया गया। इसका चुनाव सक्रिय नागरिकों द्वारा किया गया, यानी इसमें चुनाव भी किया गया। इसका प्रसार कैसे हुआ? जो एक जैकोबिन क्लब था, जैकोबिन क्लबों की स्थापना, फ्रांस में जैकोबिन क्लब बनाए गए जो लोकतंत्र का प्रसार करेंगे। इसमें फ्रांसीसी सेनाओं ने हॉलैंड, बेल्जियम और इटली में राष्ट्रवाद के विचारों को भी फैलाया। यानी राष्ट्रवाद का प्रसार फ्रांस में कैसे हुआ? एक तो जैकोबिन क्लब से, दूसरा फ्रांसीसी सेना ने हॉलैंड, बेल्जियम और इटली में राष्ट्रवाद के विचारों को फैलाया। नेक्स्ट 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन का दो धारी स्वरूप भी कहते हैं। देखते हैं कि 1804 की जो नेपोलियन की संहिता थी उसके क्या क्या प्रभाव हुए, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों देखेंगे। सकारात्मक प्रभाव पड़े कि जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। ये जो जन पर आधारित विशेषाधिकार थे वो नेपोलियन ने समाप्त किए कि जन के आधार पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार सुरक्षित रखा गया, यानी सबको संपत्ति का अधिकार दिया गया और कानून के समक्ष बराबरी दी गई। सामंती व्यवस्था और भूदासत्व की समाप्ति, जो फ्यूडलिज्म था जिसमें सामंतशाही होती थी और जो दास प्रथा थी, भूमिदास प्रथा, वो समाप्त की और यातायात और संचार व्यवस्था में बहुत ही तगड़ा सुधार किया इसने। लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े वो भी देखते हैं कि जीते हुए इलाकों में फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। यानी जिन इलाकों को फ्रांसीसी सेनाओं ने नेपोलियन ने जीता था उनमें सकारात्मक और नकारात्मक मिलीजुली प्रतिक्रिया रही, ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं रही। बड़े हुए कर और कठोर सेंसरशिप, नेपोलियन ने जो कर बढ़ाए थे उससे बहुत नुकसान हुआ और उसने कठोर सेंसरशिप लगाई। बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती, कॉन्स्क्रिप्शन, यानी बाकी यूरोप को जीतने के लिए नेपोलियन ने अपनी सेना में नागरिकों की जबरदस्ती भर्ती करनी शुरू की, जिससे ये जनता इस
संहिता के खिलाफ हो गए। यहाँ पे चित्र दिखाया गया है कि राइनलैंड का डाकिया 1813 में लाइप्जिग की लड़ाई हारकर लौटते हुए अपने भूभाग गंवा रहा है। इसमें ये डाकिया है जिसके हाथ हाथ से ये खत गिर रहे हैं जिन पे हर क्षेत्र का नाम लिखा है। बेसिकली ये डाकिया नहीं, ये नेपोलियन है डाकिया के रूप में, और जिससे गिर रहे पत्र में जिस क्षेत्र का नाम लिखा हुआ है वह उन क्षेत्रों के नाम है जो नेपोलियन हार कर गंवा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं 1815 की वीना संधि। रूढ़िवादी यानी कंजर्वेटिज्म की वापसी। कैसे रूढ़िवादी शासन की वापसी हुई, इसके कारण थे। इसका आयोजक था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था। मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन द्वारा किए गए बदलावों को खत्म करना और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था करना। यानी नेपोलियन के शासन से जो दुर्व्यवस्था उत्पन्न हुई उसको समाप्त करने के लिए वीना संधि का आयोजन किया गया और नया रूढ़िवाद वापस से लाया गया। इसके तहत क्या कदम उठाए गए? फ्रांस में बूर्बो राजवंश की सत्ता में बहाली गई। फ्रांस में जो बूर्बो राजवंश था उसको सत्ता वापस दे दी गई। फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य स्थापित किए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। निरंकुश ऑटोक्रेटिक सरकारों की स्थापना हुई जो आलोचना बर्दाश्त नहीं करती थी और उस पर कठोर सेंसरशिप लगाई गई। यानी जैसे ही नेपोलियन हार गया तो फ्रांस में वापस से रूढ़िवादी या सामंतशाही आ गई वीना की संधि के तहत, 1815 की संधि के तहत। भूमिगत प्रतिरोध। क्रांतिकारी और जुसेप्पे मैत्सिनी। उदारवादी राष्ट्रवाद का लक्ष्य क्या रखा कि 1815 के बाद वर्षों में दमन के भय ने राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। जैसे ही 1815 में वीना संधि लागू हुई और जो पुरानी सामंतशाही रूढ़िवादी व्यवस्था लागू हुई तो क्रांतिकारी भूमिगत हो गए। उनका लक्ष्य था प्रेस की स्वतंत्रता हो, निरंकुशता का विरोध हो और राष्ट्र राज्यों की स्थापना हो। जो इसमें पूर्ण क्रांतिकारी थे वो थे जुसेप्पे मैत्सिनी। इनका जन्म 1805 जेनोवा में हुआ। ये कार्बोनारी गुप्त संगठन के सदस्य थे। स्थापना इन्होंने यंग इटली की स्थापना की और यंग इटली और यंग यूरोप दो संस्थानों की स्थापना जिसमें मैत्सिनी ने की थी। उनकी विचारधारा था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। इटली को एक एकीकृत गणराज्य बनना ही होगा। यानी उन्होंने विचार दिया कि ईश्वर ने राष्ट्र ही बनाए हैं और मनुष्य राष्ट्र की ही प्राकृतिक इकाई है। यहाँ पे जेम्स मैत्सिनी और यंग यूरोप का गठन चित्र दिखाया गया है। इस पर ड्यूक मेटरनिक की टिप्पणी थी कि वे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी जो ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक था उसने जेम्स मैत्सिनी के बारे में टिप्पणी की थी कि वे हमारी सामाजिक व्यवस्था, रूढ़िवादी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। इसे आप देख सकते हैं कि वो इतना बड़ा उस वक्त का फ्रांस का क्रांतिकारी था। इन सब प्रयासों से उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लिबर यानी आज़ाद व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी का विचार आया। सहमति से बनी सरकारें। निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति हुई। सभी के लिए मताधिकार का समर्थन नहीं हुआ। संपत्तिवान पुरुषों तक सीमित रहा। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट रहा। बाजारों की मुक्ति की गई। वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर राज्य के नियंत्रण की समाप्ति हुई और स्वतंत्र व्यापार बढ़ा। स्वतंत्र व्यापार यानी जो लिबरलाइजेशन हुआ। जालवेराइन 1834। प्रशा की पहल पर स्थापित सीमा शुल्क संघ अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हुए। टैरिफ अवरोधों को समाप्त किया गया। मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। यानी जो यूरोप में उस वक्त अलग अलग मुद्राएं चलती थी जो कुल 30 प्रकार की थी उनको घटाकर सिर्फ 2 मुद्राएं ही रखी गई। आर्थिक राष्ट्रवाद ने व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत किया। यानी इस प्रकार से जो आर्थिक राष्ट्रवाद आया उसने राष्ट्रवादी भावनाओं को और ज़्यादा मजबूत किया और लोगों में एकता बढ़ाई। जो 1848 है क्रांतिकारियों का युग कहा जाता है जिसे, और फ्रैंकफर्ट संसद इसमें बनी। गरीबी और विद्रोह आए। जनसंख्या में भारी वृद्धि और बेरोजगारी हुई। सिलेशिया के बुनकरों का विद्रोह 1845 में। ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह जिन्होंने कच्चे माल के दाम घटा दिए थे। यानी ठेकेदारों ने इन बुनकरों से मिलने वाले कच्चे माल के दाम घटा दिए थे जिससे बुनकरों ने विद्रोह कर दिया। फरवरी 1848 फ्रांस में विद्रोह हुआ। राजा लुई फिलिप को भागना पड़ा। गणतंत्र की घोषणा और वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया। यानी जो 1848 में जो विद्रोह हुआ इसमें फ्रांस का राजा लुई फिलिप भाग गया और वहाँ पर गणतंत्र की व्यवस्था हुई और जो वयस्क पुरुष थे उनको मताधिकार दिया गया। उदारवादियों की क्रांति। फ्रैंकफर्ट संसद। मई 1848 से 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सेंट पॉल चर्च जिसे फ्रैंकफर्ट कहते हैं में जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। 18 मई 1848 में 1821 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने सेंट पॉल चर्च फ्रैंकफर्ट में राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। असफलता क्या रही इसमें कि प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ ने ताज पहनने से इनकार कर दिया। सेना बुलाई गई और यह उदारवादी प्रयास कुचल दिया गया। यानी जो एक निर्वाचित प्रतिनिधियों ने जो संविधान तैयार किया और गणतंत्र राष्ट्र बनाने की कोशिश की वो आखिर में सेना के द्वारा कुचल दिया गया और ये प्रयास असफल रहा। अब एकीकरण का युग आता है। इसमें विभिन्न राष्ट्र अपना एकीकरण करने लगे। इस वक्त जर्मनी, पर्शिया का प्रमुख मंत्री ओटो वॉन बिस्मार्क था। इसमें नेतृत्व करता था ओटो वॉन बिस्मार्क। इसने
नीति कौन सी अपनाई? इसने रक्त और लौह नीति अपनाई। प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की। 7 वर्षों में 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ इसने लड़े, बड़े युद्ध लड़े इसने। परिणाम क्या हुआ कि जनवरी 1871 में वर्साई के शीश महल में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट घोषित किया गया। इसी समय इटली, सार्डिनिया, पीडमॉन्ट के मंत्री प्रमुख कावूर और क्रांतिकारी जेसुइट गैरिबोल्डी ये इनके नेतृत्व करता थे। कावूर की कूटनीतिक संधि फ्रांस के साथ से ऑस्ट्रिया को हराया गया 1859 में, और गैरिबोल्डी के सशस्त्र स्वयंसेवकों ने दक्षिणी इटली पर कब्जा किया 1860 में। 1861 में विक्टर इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, यानी जर्मनी और फ्रांस का एकीकरण हुआ। जर्मनी का जो एकीकरण में जो मुख्य योगदान निभाया था वो ओटो वन बिस्मार्क ने, और इटली के एकीकरण में कावूर और गैरिबोल्डी ने। ये ब्रिटेन का क्या मामला था, इसे देखते हैं। ब्रिटेन ने आयरलैंड का जबरन विलय कर लिया 1801 में। कैथोलिक विद्रोह को कुचलने जैसे वॉल्पटन 1798 के बाद आयरलैंड को बलपूर्वक ब्रिटेन में शामिल किया गया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच समझौते से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन किया गया। स्कॉटिश संस्कृति को व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया। यानी यहाँ पर ये एक आयरलैंड का जबरन विलय कर रहे हैं, यहाँ पे स्कॉटलैंड को ला रहे हैं। हो गया है। संसदीय शक्ति। अंग्रेजी संसद ने राजतंत्र से ताकत छीन ली। 1688 में अंग्रेजी शासन से जो है शक्ति इन्होंने छीन ली राजतंत्र से, और एक लंबी और रक्तहीन प्रक्रियाओं की शुरुआत हुई। नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण। आंग्ल यानी अंग्रेजी संस्कृति का दबदबा रहा। नए प्रतीक के तौर पर यूनियन जैक और राष्ट्रगान गॉड सेव आवर नोबल किंग को थोप दिया गया। राष्ट्र के क्या मानक होने चाहिए, ये देखते हैं। ये मेरियान मेरियान का चित्र है। अमूर्त विचारों, स्वतंत्रता और गणतंत्र को एक नारी का रूप दिया गया। लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। उनकी प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता में राष्ट्रीय एकता का बोध हो। डाक टिकटों और सिक्कों पर भी अंकित की गई। ये मेरियान फ्रांस का प्रतीक थी, और जर्मेनिया जर्मनी की। जर्मन राष्ट्र के रूपक के रूप में इनका उपयोग किया गया। बलूत ओक के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ये आप देख रहे हैं, ये मुकुट है ओक के पत्तों का। चित्रकार फिलिप वेट 1848 द्वारा सूती झंडे पर निर्मित ये चित्र किया गया ताकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाया जा सके। यानी राष्ट्रीय प्रतीकों के रूप में इन दो चित्रों को इस्तेमाल किया गया, मेरियान फ्रांस में और जर्मेनिया जर्मनी में, जिसमें ये हाथ में तलवार लिए हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि आदर्शवाद का पतन कैसे हुआ, बाल्कन संकट क्या था और साम्राज्यवाद कैसे बढ़ा। अंधा राष्ट्रवाद। 1871 के बाद राष्ट्रवाद अपना उदारवादी स्वभाव खोकर संकीर्ण और असहिष्णु बन गया। यानी 1871 से पहले जो राष्ट्रवाद की जो परिभाषा थी कि नागरिकों को कानूनी अधिकार होंगे, संविधान द्वारा देश संचालित होगा, वो सब अब संकीर्ण हो गए। राष्ट्रवाद की एक संकीर्ण विचारधारा ने जन्म लिया, और वो थी कि दूसरे राष्ट्रों पर कब्जा करो। बाल्कन क्षेत्र भौगोलिक और जातीय भिन्नता का क्षेत्र है। इसमें रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस आदि आते हैं, जहाँ के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। विस्फोट की स्थिति क्या हुई? ओटोमन साम्राज्य के पतन और रोमानी राष्ट्रवाद के प्रसार ने क्षेत्र को अस्थिर कर दिया। तो यहाँ पे रूस भी दखल दे रहा है, जर्मनी भी दखल दे रहा है, इधर से इंग्लैंड, इधर से फिर जर्मनी। महाशक्तियों की आपस में होड़ लगी हुई है। बाल्कन राज्य एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। व्यापार, नौसैनिक, सैन्य ताकत के लिए यूरोपीय शक्तियों जैसे रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी ने इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश की। आइए अंत में देखते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकला, कि स्वप्न से शुरुआत हुई यूरोप में वो महाविनाश तक कैसे पहुंचा। यानी जो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध। साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को एक महाविपदा, प्रथम विश्व युद्ध की ओर ले गया। यानी जो राष्ट्रवाद की जो संकीर्ण विचारधारा थी वो यूरोप को 1914 के प्रथम विश्व युद्ध की महाविपदा की ओर ले गई। साम्राज्यवाद का विरोध। 19वीं सदी में जिन देशों का औपनिवेशीकरण हुआ था वे साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे, जिसमें अपना देश भारत भी था। विश्वव्यापी प्रभाव। यूरोप का विशिष्ट राष्ट्रवाद दुनिया में कहीं और नहीं अपनाया गया, लेकिन यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया गया जाना चाहिए एक सार्वभौमिक सत्य बन गया। यानी एक लोकतांत्रिक गणतांत्रिक राज्यों का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र राज्यों का। जो सोर्यू का आदर्शवादी स्वप्न था, जिसे हमने अध्याय की शुरुआत में देखा था, अंततः एक रक्त रंजित यथार्थ में बदल गया, जिसने आधुनिक विश्व का मानचित्र हमेशा के लिए गढ़ दिया। यानी जो सोर्यू का जो कल्पना आदर्श था, यूटोपिया था, जिसमें दिखाया गया है कि विश्व में लोकतंत्र आ रहा है, सभी राष्ट्र मिलकर एक साथ एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर परिस्थिति सभी खुश हैं, और पुराने जो निरंकुशशाही थी उसके अवशेष पड़े हैं, निरंकुशशाही बस्त हो गई है। वो एक आदर्शवादी स्वप्न अंत में एक रक्त रंजित यथार्थ में बदल गया और 1914 के प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया।
तो ये था अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। आई होप आपको पसंद आया होगा। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।